नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पीजीआई चंडीगढ़ की 8th क्लास लेके आ गई हूँ आपके लिए। आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत हेल्प करने जा रही हूँ मैं आपकी आज। तो वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को देखते रहना डेली कि मैं क्या क्या वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है, क्वेश्चन पहला जो है बोल रहा है कि द नर्स रिचा इज गिविंग डिस्चार्ज टीचिंग टू हर क्लाइंट। एक डिस्चार्ज पेशेंट है जिसको टीचिंग दे रही है नर्स। इन द डिस्चार्ज समरी सिरप पीसीएम 3 टीस्पून पर ओरल टीडीएस इज रिटर्न। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है सिरप पीसीएम 3 टीस्पून पर ओरल टीडीएस। ठीक है, while educating the client she need to tell that at time what need to take ml of syrup pcm। यानी कि यहाँ पे आपको शो करा गया है ना थ्री टीस्पून, तो आपको वही बताना है कि 3 टीस्पून में कितना ml लेना होगा आपको। ठीक है, तो मैं आपको बताऊँ, 5 ml इज इक्वल टू 1 टी स्पून। ओके, 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू 5 ml। सो 3 टीस्पून इज 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 सॉरी 5, 5 3 15। ओके, 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 5 ml में 1 टीस्पून होता है तो 3 टीस्पून में 15 ml आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर वाज ऑब्जर्व द स्टूडेंट असिस्टेंट टू ट्रांसफर द क्लाइंट फ्रॉम बेड टू चेयर। अब यहाँ पे आपको देखना है कि पेशेंट को हमें बेड से चेयर पे ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, यहाँ पे बेड से चेयर की बात हो रही है। विच अमंग द बॉडी मैकेनिज्म इज रॉन्ग। अब बोला है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से कोई एक बॉडी मैकेनिज्म है जो कि रॉन्ग शो हो रहा है और बाकी के 3 ठीक हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कौन सा बॉडी मैकेनिज्म रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन है टेकिंग वाइड बेस ऑफ सपोर्ट, जो कि एकदम करेक्ट है। वाइड बेस ऑफ सपोर्ट को लेना होता है। ठीक है, बेंडिंग एट द लेवल ऑफ वेस्ट एंड नी एंड वेस्ट के लेवल पे आपको बेंड होना है। बेंड द बैक एंड लिफ्ट द क्लाइंट। फेस द क्लाइंट बिफोर शिफ्टिंग फ्रॉम द बेड। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, बिकॉज जो रॉन्ग बॉडी मैकेनिज्म है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। बिकॉज बैक में बेंड नहीं होना होता है और उसके बाद अगर पेशेंट को हम लिफ्ट करेंगे तो हमारे बैक में स्प्रेन एंड स्ट्रेन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो बैक से बेंड होना अच्छा गुड बॉडी मैकेनिज्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इन बॉडी मैकेनिज्म बेंडिंग एट द बैक इज नॉट रिकमेंडेड, सो बेंडिंग एट द लेवल ऑफ वेस्ट एंड नी इज रिकमेंडेड। ओके, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्री ऑपरेटिव यूनिट, यानी कि ऑपरेशन से पहले वाली जो यूनिट होती है वो प्री ऑपरेटिव यूनिट है। नर्स वाज टीचिंग इंसेंटिव स्पायरोमीट्री एक्सरसाइज टू अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स। यहाँ पे ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स को सिखा रही है, एक साथ काफ़ी सारे ग्रुप में पेशेंट्स हैं, उनको टीच कर रही है इंसेंटिव स्पायरोमीट्री एक्सरसाइज। ये एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जो लंग्स की एक्सरसाइज होती है, जो कि पेशेंट को आफ्टर सर्जरी करनी होती है, लेकिन इसकी जो टीचिंग है वो बिफोर सर्जरी देनी होती है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द टीचिंग वॉज इफेक्टिव। अब आपको बताना है ऑप्शन को पढ़कर कि कौन सी टीचिंग स्टेटमेंट है जो ये इंडिकेट करती है कि टीचिंग काफ़ी इफेक्टिव थी और पेशेंट्स को सब कुछ समझ आ गया। तो पहला ऑप्शन है, टू परफॉर्म दिस एक्सरसाइज वन हैज़ टू ब्रीथ आउट ऑन द माउथ पीस। सेकेंड है, exercise need to be performed 3 times a day. Mouthpiece needs to disinfect with Sidex after every use, and this exercise help to prevent the pulmonary complication। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो स्पायरोमीट्री हम एक्सरसाइज पेशेंट को टीच कर रहे हैं तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बिकॉज पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने के लिए ही ये एक्सरसाइज करवाई जाती है। Correct statement related to incentive spirometry is exercise help to prevent the pulmonary complication and help to increase the inspiratory volume and maintain the alveolar ventilation and prevent the atelectasis. To perform this exercise, client need to exhale normally and then keep the mouthpiece in the mouth and take slow deep breath to elevate the balls. And this exercise must be done 4 to 5 times
hourly. And once done, clean the mouthpiece with water and shake it to dry. So next question. Client admit in the emergency department with the history of cramping legs and lethargic. On the history, nurse understood that the client is suffering from diarrhea from last 1 week. What should the nurse do first? Patient 1 week से डायरिया से सफ़र कर रहा है, उसे लेग में क्रैम्प्स भी आ रहे हैं और वो काफ़ी लेथार्जिक भी है. तो उसका राइट आंसर आपको बताना है. एडमिनिस्टर एंटी डायरियल मेडिकेशन, गिव IV फ्लूइड्स, मॉनिटर सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कलेक्ट दी स्टूल फॉर द CS. तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है. आपको क्या करना है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर करना है, बिकॉज डायरिया होने की वजह से पेशेंट में काफ़ी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी. एंड दिस क्लाइंट इज रिस्क फॉर डेवलपिंग द हाइपोकैलेमिया. और ये जो क्लाइंट है काफ़ी रिस्क पे है टू डेवलपिंग द हाइपोकैलेमिया बिकॉज ऑफ डायरिया. सो इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग इज द primary responsibility of nurse regarding the fluids. If the child can take fluids via mouth, there is no need for IV. ठीक है. The next question. Nursing instructor is taking a class on anemia. Which among the following step, if identified by nursing student as unique to written anemia, help the instructor to evaluate student nurse understanding on the anemia. Nursing instructor anemia पे क्लास ले रही है. अब आपको स्टेप बताने हैं. इफ आइडेंटिफाइड बाई नर्सिंग स्टूडेंट एज यूनिक टू रिटन अनीमा, हेल्प द इंस्ट्रक्टर टू एवेलुएट स्टूडेंट नर्स. तो पहला ऑप्शन है आपका, आपको मैं राइट आंसर बता देती हूँ. रिड्यूस द हाइट ऑफ अनीमा कंटेनर आफ्टर द इंस्टिलिंग 150 ml ऑफ सोल्यूशन. ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट का, जो कि वो शो करेगी. ओके. Because written anemia help to remove the intestinal gas and stimulate the peristalsis, and large volume of fluid is administered to the colon and fluid is drawn out by lower the container which help to bring flatus out with the fluids. ठीक है. तो ये करेक्ट आंसर है. अनीमा की हाइट को रिड्यूस कर देंगे आफ्टर इंस्टिलिंग ऑफ 150 ml ऑफ सॉल्यूशन, जिसकी वजह से क्या होगा, कंटेनर को लो करने से जो फ्लेटस है वो आउट हो जाएगा विथ फ्लूइड्स. ओके. फ्लूइड के साथ फ्लेटस भी आउट हो जाएगा इस वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है. नर्स इंस्ट्रक्टर आस्क स्टूडेंट रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग. अब नर्स इंस्ट्रक्टर ने स्टूडेंट से इम्पोर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग पूछा है, एंड स्टूडेंट्स करेक्टली सेड द हैंड वॉशिंग हेल्प टू रिमूव. स्टूडेंट्स ने करेक्टली ये कहा है कि जो हैंड वॉशिंग है वो हेल्प करती है टू रिमूव द ट्रांजिएंट फ्लोरा, विजिबल कंटामिनेंट्स, बोथ A and B एंड रेजिडेंट फ्लोरा. सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है. एक तो विजिबल कंटामिनेंट जो दिखते हैं हाथ में, और ट्रांजिएंट फ्लोरा, दोनों को ही रिमूव करने के लिए हैंड वॉशिंग की जाती है. हैंड वॉशिंग हेल्प टू रिमूव विजिबल कंटामिनेंट्स इन द हैंड्स as well as the transient flora which all the temporarily colonize in the hands, and residual flora is the microorganisms that usually occupy certain body parts. Next question. Which one is the most abundant anion in extracellular fluid? So which one, इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट जो कि मोस्ट एबंडेंट एनायन है और कहाँ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में आपको ध्यान रखना है. तो पहला है आपका सोडियम, दूसरा है आपका पोटेशियम, तीसरा है आपका बाइकार्बोनेट एंड चौथा है आपका क्लोराइड. आपका राइट आंसर है क्लोराइड. अब यहाँ थोड़ा पढ़ लेते हैं एनायन एंड कैटायन के बारे में. जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो सेल्स के आउटसाइड जो फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड्स, ब्लड, प्लाज्मा, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ओके, ये होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स. तो उसका जो मेजर एनायन होता है वो होता है क्लोराइड, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है. और जो कैटायन होता है वो होता है सोडियम. अब इंट्रा सेलुलर की बात हो रही है, जो कि सेल्स के अंडर में प्रेजेंट होता है फ्लूइड. ओके. तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो मेजर एनायन है वो है फॉस्फेट, और मेजर कैटायन है वो है पोटेशियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज वाटर टू शिफ्ट फ्रॉम सेल इनटू प्लाज्मा. ये है एक सेल और ये है एक प्लाज्मा. अब फ्लूइड सेल से प्लाज्मा में जाएगा,
तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन है? तो ये है हाइपरटोनिक, बिकॉज इसने लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में गया है, तो ये हाइपरटोनिक है। ठीक है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो सेल से प्लाज्मा में जाते हैं। ठीक है, जिसका फ्लूइड जो है सेल से प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो फ्लूइड को प्लाज्मा से सेल में ट्रांसफर करता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है उसकी ऑस्मोलैलिटी जो है सेम होती है ब्लड प्लाज्मा की जितनी, तो इसीलिए वो होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड एल्कलाइन सॉल्यूशन जो होते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं जिनके pH मोर देन 7 प्रेजेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं एल्कलाइन सॉल्यूशंस। तो आज की यहाँ पे क्लास कंप्लीट हो चुकी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, जो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।